चलो तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं काफी छोटा सा टॉपिक है और इजी भी टॉपिक है। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मींस टेंडेंसी टू रिगेन शेप। तो देखिए, अगर हम किसी भी बॉडी को फोर्स लगा के डिफॉर्म करते हैं, फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी डिफॉर्म होगी, और डिफॉर्म होगी मतलब हम मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे। और एक्चुअली होता क्या है कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल दे बिहेव लाइक एज इफ अ स्प्रिंग इज कनेक्टेड बिटवीन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। तो ज्यों ही हम फोर्स लगाएंगे ये स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, और ज्यों ही हम फोर्स हटाएंगे ये वापस अपनी तरफ आने की कोशिश करेगा। यही टेंडेंसी टू रिगेन शेप है, और इलास्टिसिटी यही टेंडेंसी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये स्प्रिंग जितनी पावरफुल होगी, मोर पावरफुल, दैट मींस मोर इलास्टिसिटी और लेस इलास्टिसिटी, इट इज मोर इलास्टिसिटी। मेरे ख्याल से कॉमन सेंस है। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू रिगेन। तो स्प्रिंग जितनी ताकतवर होगी उतनी तेजी से वापस आएगी, उतनी इजीली ये वापस आएगी, और लेस डिफॉर्मेशन फॉर सेम फोर्स। ये देखिए, जितनी स्प्रिंग ज्यादा पावरफुल होगी उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, उतनी टेंडेंसी टू रिगेन शेप होगी, उतना कम डिफॉर्मेशन होगा। दैट्स वाई थोड़ा अलग लगता है कि स्टील और रबर अगर कंपेयर करें कि विच इज मोर इलास्टिक, तो डेली लाइफ में हमें क्या लगता है? इलास्टिसिटी मतलब डिफॉर्म होने की टेंडेंसी, जबकि इलास्टिसिटी डिफॉर्म होने की टेंडेंसी नहीं है, रिफॉर्म होने की टेंडेंसी है। तो डिफॉर्म ये ज्यादा तेजी से होगा, ये कम डिफॉर्म होगा, और हम इसी से ये समझेंगे चूंकि ये कम डिफॉर्म हो रहा है मतलब इसके रिफॉर्म होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो समझिए दोनों को हम कैसे समझते हैं। हालात सेम रखिए, सेम ज्योमेट्री ली, दोनों पे सेम फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया, सेम एक्सटेंशन नहीं दे रहा हूं, सेम फोर्स लगाया, तो सिंपल सी बात है ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा रबर में। रबर ज्यादा खिंचेगी, स्टील कम खिंचेगा। ठीक है, इसका मतलब चूंकि स्टील कम खिंच रहा है मतलब इसको खींचना मुश्किल है, डिफॉर्म करना मुश्किल है, मतलब रिफॉर्म करने की स्टील में टेंडेंसी ज्यादा है। मतलब फोर्स लगा के अगर आप छोड़ देते तो ये बहुत तेजी से अपने शेप रिगेन करता, ये उतना तेजी से रिगेन नहीं करेगा। तो ये बेसिकली इलास्टिसिटी ये चीज है। ठीक है, हाँ, डेली लाइफ में हमें लगता नहीं कि स्टील को हम डिफॉर्म कर लेते हैं, बिल्कुल होता है कि स्टील का आप बिल्कुल पतला वायर लेंगे और पतले वायर को जोर से आप खींचेंगे, बिल्कुल डिफॉर्म होता है। एग्जांपल दे रहा हूं, चलो भगवान राम का धनुष्मान ले लिया अपन ने। अगर यहां हमने रबर बांध दी होती और इस रबर को यहां तक हमने खींचा और इस एरो को छोड़ दो, और दूसरे केस में यहां स्टील रखिए, स्टील ये रबर, तो किसमें एरो छूटने पे तेज जाएगा? ऑब्वियसली स्टील में। तभी तो जो आर्चरी में होता है, तो आर्चरी में जो ये बैंड रहता है, ये वायर रहता है, ये स्टील का वायर होता है, पतले स्टील का, तभी इतना तेज जाता है। इसका मतलब, और हां, इसको जो खींचेगा और इसको जो खींचेगा यहां बहुत ज्यादा ताकत लगेगी फॉर सेम डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको डिफॉर्म करना मुश्किल है, इसीलिए जब ये रिफॉर्म होगा तो ज्यादा ताकत लगाएगा, एक्चुअली ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो इन दो से आपको समझ में आ जाएगा कि विच इज मोर इलास्टिक, और स्टील डिफॉर्म होता है। ठीक है, स्टील डिफॉर्मेशन का एक और बड़ा अच्छा केस है। आपने ब्रिजेस देखे होंगे कि जो ब्रिजेस हॉरिजॉन्टल ब्रिजेस होते हैं, लंबे ब्रिजेस हैं, अगर आप दूर से देखो तो ब्रिज दबते हुए दिखते हैं। ये हमारा ब्रिज है ये, और अगर इस पर कोई व्हीकल जाता है तो ज्यों ही व्हीकल यहां जाता है ये ब्रिज हमारा दब जाता है, और ज्यों ही व्हीकल बाहर निकलता है, आगे निकलता है, ये ब्रिज वापस से रिफॉर्म हो जाता है। ये दूर से देखने पे क्लियरली समझ में आता है कि ये ब्रिज दब रहा है और रिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर स्टील के सरिये होते हैं जो डिफॉर्म होते हैं और रिफॉर्म होते हैं, इसीलिए उन स्टील के सरिये की इलास्टिसिटी मैटर करती है। तो इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि स्टील के सरिये क्यों डाले जाते हैं। ठीक है,
स्ट्रक्चर्स को स्टेबल कैसे बनाते हैं, इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज इलास्टिसिटी। ठीक है, चलो अब अगला डिस्कशन है हमारा मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, कि इस इलास्टिसिटी को हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब जरा समझिए, इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और चूंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो वी विल हैव टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक ज्योमेट्री, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री की बात करेंगे। तो जरा समझते हैं, अगर ये एरिया ए होता, हमने इस पे फोर्स F लगाया, ठीक है, तो इसमें एक्सटेंशन अगर x आया तो एक्सटेंशन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कॉमन सेंस, जितना बड़ा फोर्स उतना बड़ा एक्सटेंशन। एरिया पे डिपेंडेंसी क्या आएगी, जितना बड़ा एरिया उतना मुश्किल खींचना होगा। ये x फोर्स, एरिया, और अगला इंटरेस्टिंग लेंथ। लेंथ का क्या रोल है, तो सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी लेंथ उतना खींचना आसान होगा। और ये तीनों फील हम ऐसे करते हैं। एक रबर बैंड लीजिए, ये रबर बैंड इतना बड़ा है, लेंथ एल का, आप कुछ फोर्स लगाइए, इसमें कुछ एक्सटेंशन आएगा डेल्टा एक्स का। अगर इस रबर बैंड को आप बीच में से तोड़ देते और अब डेल्टा एक्स का एक्सटेंशन क्या उतना आसान होगा जितना पहले था? इसको और छोटा कर दो तो सेम डेल्टा एक्स का एक्सटेंशन और मुश्किल हो गया। इसका मतलब कि फोर्स जो लगाना है वो डेल्टा एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो फोर्स नीडेड है वो डेल्टा एक्स बाय एल पे डिपेंड कर रहा है। सोचिए, फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन हमने कितना करा उस पे डिपेंड करेगा हम फोर्स कितना लगाएंगे। अब जरा इसी में सोचिए, अगर एरिया बड़ा होता तो जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता, तो ये एरिया पे भी डिपेंड करेगा। ज्योमेट्री में दो ही चीज तो हैं, एरिया और लेंथ, बचा क्या, मटेरियल। तो फोर्स नीडेड इसके प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हम नाम दे देते हैं इलास्टिसिटी। तो इसको अगर मैं इलास्टिसिटी ई नाम दूं तो ई डेल्टा एक्स एरिया बाय लेंथ, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा उतना मुश्किल उसको खींचना होगा। तो समझिए, इलास्टिसिटी मींस रिजिडनेस। तो अगर हम दो स्प्रिंग कंपेयर करें, ये K है, ये 2K है, तो इसकी इलास्टिसिटी E है तो इसकी इलास्टिसिटी 2E है, क्योंकि इसको खींचना मुश्किल है। तो जितनी बड़ी इलास्टिसिटी उतना ज्यादा रिजिडनेस, उतना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और इस इलास्टिसिटी को हम सिंबल E नहीं देते, सिंबल हम Y देते हैं, एंड Y इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो अब ये हमारा फॉर्मूला, चाहे यहां से देखो चाहे वहां से शायद ज्यादा आसान दिख रहा है। तो हमारा फॉर्मूला बना, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी सही है ना, यंग्स मॉडुलस डेल्टा एक्स को डेल्टा एल भी मान सकते हैं, ए बाय एल। तो इसी को अगर लिखें, एफ बाय ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंज आपने कितना किया वो डिसाइड करेगा कितना फोर्स की जरूरत है। और ये क्या है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर। लेकिन एक्चुअली ये प्रेशर नाम नहीं देंगे हम इसे नाम देंगे स्ट्रेस। और पूरा नाम लिखूं तो लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल क्यों, क्योंकि हम खींच रहे हैं। अगर यही फोर्स अंदर की तरफ होता तो उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते, और ये डेल्टा एल ऑटोमेटिकली नेगेटिव आता। तो इसे हमने नाम दिया फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। इसको नाम दिया स्ट्रेन, और इसको सिंबल में लिखूंगा, स्ट्रेस का सिंबल सिग्मा और स्ट्रेन का सिंबल एप्सिलॉन। मैं ऐसे सिंबल लेता हूं। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, y। जितना y बड़ा होगा उतना बड़ी स्ट्रेस आएगी। ठीक है, तो ये हमारा
मैथमेटिकल रिलेशन है इसका कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, और y क्या है हमारा, यंग्स मॉड्यूलस। इसी को मॉड्यूलस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला ये है। हम ऐसे दो मॉड्यूलस और देखेंगे, सभी में फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। ठीक, छाप लो इसको। कॉमन सेंस है, फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखिएगा। और सिग्मा फोर्स पर यूनिट एरिया, y पता है, ये डेल्टा एल बाय एल। चलो तो फॉर्मूले पे फिर फोकस करते हैं हम कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस डेल्टा एल बाय एल। ये लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन की बात चल रही। डिफॉर्मेशन मतलब हम यहां फोर्स किसकी बात करें, जो एक यूनिट एरिया पे फोर्स लग रहा है। पर यूनिट एरिया कितना फोर्स आया, और डिफॉर्मेशन भी पर यूनिट लेंथ है। तो अगर हम इसमें कंपेयर करें, इसका एरिया 2a, इसका एरिया 2a, इसका यंग्स मॉड्यूलस y, लेंथ l, फोर्स f, और दूसरा कंपेयर करें, इसकी लेंथ 2l, यंग्स मॉड्यूलस 3y, एरिया a, फोर्स 2f। तो इनमें एक्सटेंशन में रेशियो अगर निकालना होता, ये x1, ये x2, रेशियो ऑफ एक्सटेंशंस। एक तो तरीका हम फॉर्मूला लगाएं, दूसरा तरीका हम सीधे कॉमन सेंस से करते हैं। एक्सटेंशन फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, इस पे फोर्स डबल तो इसका एक्सटेंशन डबल, इसका यंग्स मॉड्यूलस ट्रिपल, तो एक्सटेंशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो 1:1/3, यंग्स मॉड्यूलस 3 गुना। एरिया, इसका एरिया 2a है, इसका एरिया a है। एरिया बड़ा, एक्सटेंड करना मुश्किल, इसका मतलब इसका कम आएगा, इसका ज्यादा आएगा। ठीक है, और एक और है शायद लेंथ, इसकी लेंथ l, इसकी लेंथ 2l, और जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसको एक्सटेंड करना आसान होगा, तो इसका 1, इसका 2। ठीक है, तो ये 3:8, या आप फॉर्मूला यूज कर सकते थे। ठीक है, चलो फॉर्मूला हमारा कैसा बना था, ये y टाइम्स x बाय एल। x क्या है, डिफॉर्मेशन। इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से देखें, ये इंटरेस्टिंग है जो मैं अब कह रहा हूं, F इक्वल टू ए वाई बाय एल, और इस ए वाई बाय एल को अगर मैं k लिख दूं तो ये कुछ और नहीं, स्प्रिंग ही तो हो गई। और चूंकि ये स्प्रिंग है तो इसके अंदर एक इलास्टिक एनर्जी भी होगी, कितनी, 12kx², क्योंकि दरअसल इसको एक्सटेंड करने में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो सोचिए इसका प्रूफ तो बिल्कुल आसान है। ये f लगाया, ये dx खिसका, तो वर्क डन कितना आया, f dx, और फोर्स कितना है, kx dx, इंटीग्रेशन 0 से x, तो 12kx² एनर्जी आती। इसी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, या इलास्टिक एनर्जी, सिंपल सी बात है। मतलब इसके क्वेश्चन कुछ और नहीं, स्प्रिंग वाले ही क्वेश्चन है। इवन सीरीज पैरेलल भी सादा सादा जैसे हम करते हैं वैसे ही चलेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, k, और k रिजिडिटी किस पे डिपेंड करे, ये भी कॉमन सेंस है। ग्रेटर द यंग्स मॉड्यूलस, ग्रेटर विल बी रिजिडिटी, ग्रेटर द एरिया, ग्रेटर विल बी द रिजिडिटी, एंड ग्रेटर द लेंथ, लेसर विल बी द फोर्स कांस्टेंट और रिजिडिटी। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी। ये तो अगर हमें एनर्जी का फॉर्मूला पूछा होता कि यहां एनर्जी U1 है, यहां एनर्जी U2 है, तो U1 का फॉर्मूला हाफ k, k कितना है, 2ay, k की वैल्यू ay बाय l, 2ay बाय l, एक्सटेंशन स्क्वायर x1², U2 कितना है, हाफ ऑफ एरिया a 3y बाय 2l, एक्सटेंशन x2 का होल स्क्वायर। x1 x2 का रेशियो तो पता ही था, एनर्जी का रेशियो हम लिख लेंगे। तो हम दो ही फॉर्मूले सीखे कहा जाए तो, F इक्वल टू kx, हाफ kx², जो कि हमें पहले से पता था, तो इवेंचुअली हमारे पास सिर्फ k की वैल्यू निकालना आता है। यही मेन हमारा काम है। एक न्यूमेरिकल करेंगे हम इसका ऑर्डर देखने के लिए कि आखिरकार इन एक्सटेंशंस के ऑर्डर आते कितने हैं। ठीक है, तो जैसे ये रॉड है,
इस पे मैंने फोर्स लगाया, इसका एरिया प्रैक्टिकली जितना है मान लेते हैं 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस, स्टील का यंग्स मॉडुलस इस ऑर्डर का है 2 × 10 पे 11, और यंग्स मॉडुलस की यूनिट ही प्रेशर की यूनिट है। ये आया। इसमें फोर्स अगर मैंने 10 न्यूटन लगाया, अब पूछा होता फाइंड एक्सटेंशन एनर्जी स्टोर्ड। ये पहला। दूसरा और इंटरेस्टिंग मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, वही अपना भगवान राम का धनुष, इसको ही चला लेते हैं अपन। तो इसको खेलते हैं थोड़ा। ये डिफॉर्मेशन मैंने 1 सेंटीमीटर नीचे ले गया और ये 50 सेंटीमीटर दोनों तरफ था। एरिया कितना 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रखता हूं, और यंग्स मॉडुलस भी वही 2 × 10 पे 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब पूछा होता फाइंड स्पीड ऑफ एरो आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज, और इसका मास 10 ग्राम का। 10 ग्राम ज्यादा छोटा हो जाएगा, 20 ग्राम कर देता। चलो, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोनों। बस दोनों में आप सॉल्व करिए, आपको सॉल्व करना है और ऑर्डर निकालिएगा। ठीक है, कि पहले में एक्सटेंशन का ऑर्डर क्या आ रहा है, एनर्जी का ऑर्डर क्या आ रहा है। ये भी रफली मैंने प्रैक्टिकल डेटा ले रखा है, तो इसमें देखते हैं कि एरो की स्पीड कितनी आती है। ठीक है, ट्राई करो। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में एक्सटेंशन निकालना था, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन, ये फॉर्मूला आया। एक्सटेंशन आया FL/A/y। फोर्स कितना है 10, लेंथ कितनी है 0.2, एरिया कितना है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस कितना है 2 × 10 पे 11। अच्छी बात है, 0.2 कट गया, 10/2 5 × 10 पे -7, 0.5 माइक्रोमीटर। और देखिए इतना कम एक्सटेंशन है, मतलब ये नेकेड आई से शायद ही आपको समझ में आएगा। माइक्रोमीटर के ऑर्डर के डिस्टेंस थोड़ी समझ में आते, क्योंकि ये समझ में आ जाता तो हमें लाइट की वेवलेंथ ही समझ में आ जाती। विजिबल लाइट की वेवलेंथ भी इसी के ऑर्डर की है। देखते हैं एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी आती ½kx²। ठीक है, तो इसी में ½ kx², या तो हम k लिखें तो k कितना है AY/L x का होल स्क्वायर। ओके, एरिया काफी कम है शायद, है ना, 0.2 × 10 पे -4। ए यंग्स मॉडुलस 2 × 10 पे 11 इंटू 0.5 माइक्रोमीटर, तो 1/2 × 10 पे -6 का होल स्क्वायर बाय लेंथ 0.2 0.2 ये 1/2 का 1/4, 10 पे -12, 10 पे -5 जूल, ये एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी काफी कम आई ये। हालांकि एनर्जी के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला था। देखिए एनर्जी हमारा बना ½ kx², इसी को लिखें ½ AY/L × x²। ठीक है, इसी को लिखें ½ x/L का होल स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। एक ही चीज है ये, बस मैं फॉर्मूला इस तरह का बनाने की कोशिश कर रहा हूं, y इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। ये क्या है वॉल्यूम, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू ½ इंटू y इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर। ये मैं बस एनालॉजी दिखाना चाह रहा हूं। याद आया, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला ये था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये था, और ½ ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन स्क्वायर ये क्या है हमारी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इवन ½ रो वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। mv², m को वॉल्यूम से डिवाइड करो, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारी इलास्टिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबके फॉर्मूले एक से आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसी y इंटू एप्सिलॉन को ½ इंटू y इंटू
वाई एप्सिलॉन अलग कर दूं तो उसको सिग्मा लिख लूं, वाई इंटू सॉरी वाई से डिवाइड करना पड़ेगा है ना, तो इसको वाई एप्सिलॉन अलग कर देता हूं, एप्सिलॉन अलग कर देता हूं, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, वाई एप्सिलॉन सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन, वाई एप्सिलॉन को अलग किया, सिग्मा एप्सिलॉन अलग किया, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये भी हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो एनर्जी का फॉर्मूला पर यूनिट वॉल्यूम में हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और वैसे एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, याद रखना बिल्कुल आसान है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आया एक और, रटने की जरूरत नहीं, वो हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे में देखते हैं कि कितना रिलेवेंट डेटा है, तो वो हमारी स्पीड से आ जाएगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, आप नंबर्स के साथ सॉल्यूशन करते समय मत खेलिए। सॉल्यूशन करते समय आप सीधे 1 लोगे, 50 लोगे, फिर ये 50 स्क्वायर 1 स्क्वायर बहुत वेरिएबल रहेंगे, तो आप इसको क्यों ना वेरिएबल के टर्म में ले लो, ये L, ठीक है, ये x, ये L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता, ठीक है। तो दरअसल हमने एक फोर्स F लगाया होगा, यहां टेंशन Ti होगी, यहां टेंशन Ti होगी, ये पूछी नहीं हालांकि टेंशन T, लेकिन हम ये कह सकते हैं अगर ये थीटा होता, ये थीटा होता, तो 2t साइन थीटा ही फोर्स F होता, 2t कॉस थीटा, तो मैं थीटा ये ले लेता हूं, थीटा ये ले लेता हूं, लिख सकते हैं, और 2t साइन थीटा और साइन थीटा ही टेन थीटा है, तो साइन थीटा को रफली x बाय एल लिख सकता हूं, क्योंकि थीटा तो स्मॉल है, ये हमें पता है 1 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो टेंशन अगर पूछी होती तो एफ एल बाय 2x ये आती, लेकिन हां फोर्स हमें नहीं पता ये फोर्स कितना है, दरअसल हम इनडायरेक्टली टेंशन निकालेंगे। अब जरा देखिए इसमें एक्सटेंशन कितना है, इन लेंथ डेल्टा एल कितना है, पहले लेंथ L थी, अब खिंचके हो गई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो न्यू लेंथ ओरिजिनल लेंथ, इनका डिफरेंस ही डिफॉर्मेशन है, ये डेल्टा L है, और इसी को बाइनोमियल लगा के L बाहर निकाल लूं, 1 प्लस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस L अलग कर दूं, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2L, ये हमारा एक्सटेंशन इन लेंथ आया डेल्टा एल। तो स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी आएगी उसे हम डेल्टा एल बाय एल कहते हैं, तो एल से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब इन दिस केस, तो रटना नहीं है, सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर आएगा। तो ये अगर हमें मिल गया तो स्ट्रेस कितनी आई, स्ट्रेस आई y टाइम्स स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और खास बात फोर्स कौन सा, फोर्स F नहीं, वायर पे कितना फोर्स आया वो, वायर पे खिंचाव कितना है T, तो T बाय एरिया ये स्ट्रेस है, और y टाइम्स स्ट्रेन कितना है एक्स स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर, तो टेंशन कितनी डेवलप हुई, A y हाफ x बाय L का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टेंशन आई, लेकिन शायद पूछा क्या गया है, एनर्जी, तो एनर्जी के लिए हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर भी कर सकते थे, हाफ के एक्स स्क्वायर भी कर सकते थे, एक ही बात है, के कितना है ए वाई बाय एल, लेकिन ध्यान देना ये एक्स क्या है, ये एक्स एक्सटेंशन है, ये एक्स नहीं है, एक्सटेंशन कौन सा है, डेल्टा एल, क्लियर, और डेल्टा एल कितना था, एक्स स्क्वायर बाय 2L का होल स्क्वायर,
मतलब मैंने कहीं वैल्यू नहीं छापी, वैल्यू अब सबसे लास्ट में छापूंगा जो मेरा काम बन जाएगा। इसको हाफ एम वी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, स्पीड आएगी। ठीक है, तो यही हमारा हाफ एम वी स्क्वायर है। हाफ से हाफ कटा, एम नीचे गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू ई वाई बाय एम एल अंडर रूट इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2l। स्मार्ट लग रहा है? लग रहा है। चलो अब देखते हैं एरिया क्या दे रखा है। 0.2 इंटू 10 पे -4, यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10 पे 11, मास कितना है 10-20 ग्राम, 20 इंटू 10 पे -3, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर 1/2, होल अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय 2l, एक्स कितना है 1 सेंटीमीटर, 2, लेंथ कितनी है 1/2। ये स्पीड आई। बड़ी अच्छी बात है, ये तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, और कुछ कट रहा है 0.01, 10 पे -4 और 20, तो 2 बाय एक और 2 कटा, ये 2 ऊपर भेज देता हूं, बाद में देखेंगे। तो इस 2 को 10 लिखता हूं, इसको 2 लिखता हूं। ठीक, सही है। तो 10 पे -2 और 10 पे -3, तो 2 बाय 10 4 बाय 10 इंटू 10 पे 8 9 है ना, इंटू 10 पे -4, ये बना। तो 2 इंटू 10 पे 4 इंटू 10 पे -4, 2 मीटर पर सेकेंड। इतना अच्छा। अब क्या कर सकते हैं, होगा। ठीक है, डेली लाइफ की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा डेटा था। और यहां हमने मेन चीज मैं यहां क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब नंबर्स में हो तो आप शुरू से नंबर से मत खेलिए, आप वेरिएबल से खेलिए, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करिए। अदरवाइज आप लिखते लिखते परेशान हो जाओगे और आपको गंदा भी दिखेगा, और डायमेंशनली गलती हो गई वो पता नहीं चलेगी। तो पहले ऐसे सॉल्व करिए, लास्ट में वैल्यू छापिए। होपफुली कैलकुलेशन सही होंगे। चलो इस पार्ट का लास्ट और बहुत क्रूशियल डिस्कशन ये है कि फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल। इसमें ये फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, दरअसल ये फोर्स नहीं, ये इंटरनल टेंशन होती है। समझिए क्यों। दरअसल हम बिल्कुल बेसिक्स की तरफ जाएं तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। हमने फोर्स F इधर लगाया, ये कितना खिंचेगा, क्या वो इस फोर्स की प्रॉपर्टी है या वो इस पे खिंचाव आया उसकी? तो ऑब्वियसली ये कितना डिफॉर्म होगा, वो इन स्प्रिंग पे कितना फोर्स ट्रांसफर हुआ उसकी प्रॉपर्टी है। और फोर्स ट्रांसफर हुआ मतलब इस पॉइंट पे टेंशन कितनी आई उसकी प्रॉपर्टी है। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था? क्योंकि हम अभी तक जो बात कर रहे थे दोनों तरफ फोर्स बराबर थे, तो हर पॉइंट पे टेंशन T निकलेगी। क्यों? एक्सीलरेशन 0 है। किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो याद करिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को काट देते हैं, और उस पॉइंट के इक्विलिब्रियम के लिए अब हम बात करेंगे। क्यों? एक्सीलरेशन तो 0 है, तो T की वैल्यू ही F के बराबर आएगी। तो रियलिटी ये थी कि ये फॉर्मूला टेंशन बाय एरिया होना चाहिए था। वो F बाय एरिया क्यों बन गया था? क्योंकि हर जगह फोर्स F था, तो जो यहां फोर्स लग रहा है वही टेंशन हर जगह ट्रांसफर हो रही है। और हां, दोनों तरफ लग रहा है, मतलब ये जो केस मैंने लिया था, तो इसको मत समझना कि एक तरफ लग रहा है। अपने आप दीवार ने एक फोर्स लगाया होगा पीछे, तो हमने जो क्वेश्चन किए वो इक्वल एंड अपोजिट के ही किए हैं कि दोनों तरफ 2F लगेगा तब एक F लेंगे, तो ये 2F नहीं लेंगे। उल्टा ये जैसे अगर एक ही तरफ F लगेगा तो क्या करेंगे, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? जरा सोचिए, अगर F इधर लगेगा तो टेंशन थ्रू आउट वेरिएबल निकलेगी। मैं ऐसे फील करता हूं कि इस एंड पे गारंटी टेंशन 0 है, इस एंड पे टेंशन F के बराबर है, तो टेंशन बदल रही है। और इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि एक ट्रेन होती इस तरह की, और हम इधर F लगा रहे होते, तो इस रस्सी पे सबसे ज्यादा खिंचाव आता,
इस पे सबसे कम आता। तो टेंशन वेरिएबल है, यहां सेम थी क्योंकि एक्सीलरेशन सबका 0 है, हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अगर टेंशन वेरिएबल निकली तो वी विल हैव टू यूज इंटीग्रेशन। तो अब इस फॉर्मूले में क्या क्या वेरिएबल हो सकता है? वाई वेरिएबल हो सकता है, एरिया वेरिएबल हो सकता है, टी वेरिएबल हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल है तो डिवाइड एंड रूल, छोटा सा हिस्सा तोड़ लो, उस हिस्से का एक्सटेंशन निकाल लो और एक्सटेंशन इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आया ये इंटीग्रेशन का। तो हम इंटीग्रेशन कब करेंगे? इंटीग्रेशन इज नीडेड इफ टेंशन इज वेरिएबल। तो ये फोर्स इज वेरिएबल नहीं, टेंशन इज वेरिएबल, यंग्स मॉड्यूलस इज वेरिएबल और एरिया इज नॉन यूनिफॉर्म, ये वेरिएबल हो जाए तो हमें इंटीग्रेशन करके हम एक्सटेंशन निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एक्सटेंशन जो डेल्टा एल आ रहा है एफ एल बाय ए वाई, एफ एल बाय ए वाई, और हम छोटे से पार्ट का डेल्टा एल निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था। तो पहले मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं दूसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। तो अब नया कुछ नहीं बचा इसमें, बस यही एक लौता पॉइंट था। एग्जाम्पल 1, तो हम यही आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पे फोर्स लग रहा था F1, इस पे लग रहा था F2, इस पे F1, इस पे F2। मान लेता हूं F1 इज मोर देन F2, एरिया इसका सेम है, यंग्स मॉड्यूलस सेम है, लेंथ L है, बाकी चीजें कांस्टेंट हैं। अब पूछा होता पहला एक्सटेंशन कितना है, दूसरा एनर्जी स्टोर। ठीक है, तो शायद समझ पा रहे होगे, यहां टेंशन की वैल्यू F2 है, यहां टेंशन की वैल्यू F1 है, थ्रू आउट टेंशन वेरिएबल है। तो टेंशन का वेरिएशन अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले तो आपको उसका एक्सीलरेशन चाहिए, ये इसका एक्सीलरेशन है। और अब अगर आपको किसी भी पॉइंट पे टेंशन चाहिए तो मैं यहां से इस x पे टेंशन निकालूं तो ये फोर्स F2, ये Tx, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम Tx माइनस F2 इज इक्वल टू ma, और मास कितना है m बाय एल इंटू एक्स, इस हिस्से का। एक्सीलरेशन कितना है F1 माइनस F2 बाय m, ये कितना है Tx माइनस F2। तो Tx की वैल्यू F2 प्लस F1 माइनस F2 बाय एल एक्स, और दिख रहा है ये लीनियर वेरिएशन है। L जाने पे कितना बढ़ा? F2 माइनस F1, ये बढ़ा। ठीक है, तो x जाने पे कितना बढ़ा? ओरिजिनली F2 था, ये x आ गया। ठीक है, तो टेंशन लीनियरली वेरी कर रहा है, ये हमारा टेंशन आ गया। अब चूंकि टेंशन थ्रू आउट बदल रहा है और हमारा फॉर्मूला था एक्सटेंशन एफ एल बाय ए वाई, तो चूंकि टी वेरिएबल है तो आप ये यूज नहीं कर सकते। तो वंस अगेन समस्या ही समाधान है। प्रॉब्लम क्या थी? टेंशन वेरिएबल है, किसके साथ? एक्स के साथ। क्या हो अगर एक्स ही कांस्टेंट निकल आए? और एक्स असली में तो कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन यहां से जो dx लेंथ होगी, इस dx लेंथ के लिए तो हम एज्यूम कर सकते हैं, तो हम ये तो निकाल सकते हैं कि डिफॉर्मेशन इन dx लेंथ, और इस dx लेंथ के लिए फॉर्मूला लगाएं तो एफ एल बाय ए वाई। तो इस dx पे तो हम टेंशन कांस्टेंट मान सकते हैं, तो tx, f लेंथ इस पार्ट की कितनी है? dx, एरिया यंग्स मॉड्यूलस तो कांस्टेंट ही है, और tx की वैल्यू कितनी है? f1 प्लस f1 माइनस f2 बाय l इंटू एक्स बाय ए वाई डी एक्स, ये आया। और इसका नेट एक्सटेंशन चाहिए तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। वैसे दिख रहा है इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा क्योंकि फंक्शन लीनियर है, और लीनियर का इंटीग्रेशन एवरेज से आ जाएगा, और इसकी इनिशियल वैल्यू f1 है, फाइनल वैल्यू f2 है, तो हम एवरेज ले लें न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का एवरेज f1 प्लस f2 बाय 2 इंटू l बाय ए वाई। मतलब एवरेज फोर्स आप ले सकते हो, फॉर्मूला एफ एल बाय ए वाई था, एवरेज टेंशन कितनी थी?
यहां F2 यहां F1, तो F1 प्लस F2 बाय 2 इंटू लेंथ बाय ए वाई। पहले से मत सोचिए, एवरेज ले सकते हैं, इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बनाने पे पता चला कि हम एवरेज से कर सकते थे। अब चाहे इंटीग्रेशन करो या ऐसे करो, बात तो एक ही है। तो ये हमारा आंसर आया नेट एक्सटेंशन का। तो हमने क्या किया, छोटे से पार्ट का एक्सटेंशन निकाला और उस एक्सटेंशन को इंटीग्रेट कर दिया। दूसरा थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, एनर्जी स्टोर्ड। अब जरा एनर्जी स्टोर्ड में जरा समझिएगा, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर करते, ए वाई बाय एल एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें छोटी सी दिक्कत यह है कि हमने तब का आंसर निकाला था जब पूरे थ्रू आउट टेंशन यूनिफॉर्म थी। तो यह फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा, पूरी रॉड के लिए तो काम नहीं करेगा, हां इतने छोटे से पार्ट के लिए तो काम कर जाएगा ना। और इसी में ऐसे समझिए, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम, यह बेहतर फॉर्मूला है। तो यहां देखिए, स्ट्रेस थ्रू आउट वेरिएबल है, स्ट्रेस क्या है, टेंशन बाय एरिया, यही है। स्ट्रेन भी अलग अलग है। तो चूंकि टेंशन वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करे बिना एनर्जी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, तो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट का आया एनर्जी स्टोर्ड हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम। लेकिन अब देखिए, इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि हमें स्ट्रेन फिर से निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, समझदारी, तो हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रेन को लिख लेते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की वैल्यू सिग्मा अपॉन वाई में आ गई, तो हमारा ये फॉर्मूला सिग्मा सिग्मा वाई वॉल्यूम ये बन गया। अब सिग्मा की वैल्यू छापनी है, और सिग्मा कुछ और नहीं, टेंशन पर यूनिट एरिया है। समझिए, टेंशन थ्रू आउट वेरिएबल है तो स्ट्रेस भी अलग अलग जगह अलग अलग है, क्यों, एरिया सेम है। टेंशन वेरिएबल तो स्ट्रेस वेरिएबल, इसीलिए हम इसमें स्ट्रेस की वैल्यू उठा के छाप दें, टेंशन बाय एरिया का होल स्क्वायर 1 अपॉन वाई इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम में ADX लिख लूं, क्योंकि मैं इस छोटे से पार्ट के लिए लगा सकता हूं, क्योंकि वैसे स्ट्रेस बदल रही है, उस DX के लिए कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो काम बन जाएगा। लेकिन इस बार लीनियर फंक्शन नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो आप एवरेज से नहीं कर पाओगे, तो इस बार हमें ये इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो एनर्जी टोटल पूछी गई है, तो हाफ ऑफ ए स्क्वायर बाय ए बाय टी एक्स का होल स्क्वायर। टी एक्स कितना है, F1 प्लस F1 माइनस F2 बाय एल इंटू एक्स, टी एक्स का होल स्क्वायर dx। ये एनर्जी है। इस एनर्जी को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू L, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, लेकिन डेरिवेटिव से डिवाइड होगा, और टी क्यूब बाय 3 लिमिट छापेंगे तो F1 क्यूब माइनस F2 क्यूब, क्योंकि इसमें 0 छापने पे F2 बनेगा, L छापने पे F1 बनेगा। टी क्यूब बाय 3 F1 क्यूब F2 क्यूब बाय 3, डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, और दिख रहा है इसमें F1 माइनस F2 तो फैक्टर में कट ही जाएगा, तो L अपॉन 2 6AY, L अपॉन 6AY F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ये एनर्जी आई, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई जरूर कर लेंगे कि हमने कहीं गलती तो नहीं की। तो वेरीफाई हम किसके लिए करेंगे, अगर F1 और F2 बराबर होते तो एनर्जी आती हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम एरिया लेंथ, तो ये बना F स्क्वायर बाय 2A बाय L। तीनों को बराबर करो, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 कहां से आ गया, सॉरी वो तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB आना था, तो वेरीफाई हो गया, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था।
कि आपको क्या करना है, छोटे से पार्ट की एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी के कई फॉर्मूलेज हैं, लेकिन सबसे बढ़िया फॉर्मूला जो लगा वो ये था, क्योंकि सिग्मा और स्ट्रेन करते तो फिर स्ट्रेन की वैल्यू छापते। तो हमने क्या किया, सभी को सिग्मा के टर्म में निकाल लिया, आंसर छाप दिया। और दूसरा हमने निकाला, जब हमें एक्सटेंशन निकालना था तो हमने देखा टेंशन थ्रू आउट वेरिएबल है, स्ट्रेस वेरिएबल है, इंटीग्रेशन करके ही आंसर आएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर अपना दिमाग लगाओ, पुराना ही जो आपने पढ़ रखा है वही यूज होने वाला है आज। चार क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में एक रॉड है लेंथ L, लेकिन इसका यंग्स मॉडुलस वेरिएबल है y से 2y तक गया। फोर्स F हमने लगाया, यंग्स मॉडुलस लीनियरली वेरी कर रहा है y से 2y। पहले में एक्सटेंशन निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालनी है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट, खुद के वेट की वजह से कितना खिंचाव होगा। तो इसका खुद का mg ही इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो टेंशन सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे होगी, ऑब्वियसली टॉप पॉइंट पे, ठीक है। यहां भी ये रोटेट कर रहा है तो यहां भी टेंशन वेरिएबल होगी। यंग्स मॉडुलस लेंथ ए सब कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा की वजह से टेंशन वेरिएबल आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक रिंग को चारों तरफ घुमा दिया, तो याद होगा कि इसमें एक खिंचाव आता है, टेंशन आती है, तो एक एक्सटेंशन आएगा, वो बताना है, ठीक है। और चलो एक क्वेश्चन नंबर 5, एक वेरिएबल वाला भी ले लेते हैं। दोनों तरफ फोर्स F लग रहा है तो टेंशन सेम है। इसकी रेडियस स्मॉल a, रेडियस इसकी 2a, लेंथ L, फाइंड एक्सटेंशन। चलो ट्राई करो। चलो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन। हाँ, पहले का एक्सटेंशन निकालना है, तो यहां से हमने x माना, ये dx माना। तो स्ट्रेस तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है F/A, लेकिन यंग्स मॉडुलस वेरिएबल है, क्योंकि टेंशन कांस्टेंट है, टेंशन हमेशा F है। तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला था FL/A/, और F क्या है, टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू F है, लेंथ dx, एरिया A, यंग्स मॉडुलस y प्लस चेंज इन y/L इंटू एक्स। L जाने पे y बढ़ा तो x जाने पे इतना बढ़ा, ये इंटीग्रेशन। एक्सटेंशन लिमिट आई 0 से L, तो आंसर आया FL/A log 2 बेस E। ये एक्सटेंशन है पहले का। लेकिन एनर्जी स्टोर्ड भी पूछी है। एनर्जी स्टोर्ड के लिए हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू सिग्मा बाय वाई इंटू वॉल्यूम। और सिग्मा वेरिएबल है, तो सॉरी सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा क्या है, टी बाई टेंशन, तो F/A का होल स्क्वायर, वॉल्यूम AdX, और इसका यंग्स मॉडुलस y प्लस y/L इंटू एक्स। बड़ी अच्छी बात है, ये भी log 2 ही बनेगा। तो F स्क्वायर इंटू L बाय A/2 ln2, ये एनर्जी का आंसर है। तो पहले पार्ट के ये दो आंसर थे, दोनों में log 2 आ रहा था, ठीक है। सेकंड में एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट, तो सिंपल सी बात है, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगी। तो यहां पे x पे टेंशन निकालते तो ये टेंशन इसके वेट को बैलेंस करती, इसके mg को बैलेंस करती। और mg कितना है, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स इंटू जी, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, तो लैम्डा एक्स जी, ये टेंशन आई। तो फॉर्मूला एक्सटेंशन इज इक्वल टू FL/A/, टेंशन आई लैम्डा एक्स जी, L dx, इस छोटे से पार्ट के लिए हम लगा रहे हैं, बाय A/y कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, एवरेज से काम चल जाएगा। तो लैम्डा जी A/y L/2, ये आ गया। लैम्डा को चाहे तो आप m/l लिख सकते हैं, तो mg/2 A/y, m/l L²/2 आना चाहिए ना। अब ठीक है, FL/AY और एवरेज,
सिंपल सी बात है, टेंशन लीनियर थी तो आप डायरेक्ट एवरेज से भी कर सकते थे। यहां टेंशन 0 है, यहां टेंशन पूरी mg है, तो एवरेज टेंशन mg/2 FL/A। एनर्जी पूछी नहीं थी तो हम निकाल नहीं रहे, पूछी होती तो इंटीग्रेशन करके निकालते। चलो क्वेश्चन 3, फिर से टेंशन वेरिएबल है और टेंशन यहां 0 है, यहां टेंशन मैक्सिमम है। ठीक है, यहां टेंशन मैक्सिमम फील करना बहुत ही आसान है कि यहां मैक्सिमम कैसे है। आप खुद को ही फील करिए, समझ में आ जाएगा। ये कोई ने तुम्हारे दोनों हाथ पकड़े और ऐसे चारों तरफ घुमा दिया, तो गत हाथों की बनेगी कि पैर की? हाथों की गत बनेगी। हाथ पे बहुत खिंचाव आएगा तो टेंशन यहां मैक्सिमम है। तो दरअसल यहां टेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको घुमाना है, यहां पे टेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको घुमाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो हम बनाएंगे, यहां से एक्स पे अगर कट मारेंगे, कि यहां पे अगर एक्स पे कट मारा ये इस तरफ, तो इस वाले पार्ट पे टेंशन आएगी Tx, यहां पे टेंशन कोई है नहीं, तो इसका एक्सीलरेशन, ये रोटेट कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लेंगे, तो टेंशन आएगा m l m ओमेगा स्क्वायर r। और इसकी रेडियस क्या आएगी? ये सर्कल में घूम रहा है, ये l माइनस एक्स है, ये x है, ये l है, तो l और l माइनस एक्स का एवरेज, तो मास कितना है उस हिस्से का? m/l इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर। रेडियस कितनी है? तो रेडियस यहां से x, तो l माइनस x/2, ये लेंथ x/2, ये l माइनस x/2, ये टेंशन आ गई। x मैंने राइट से लिया ना, चलो लेफ्ट से लिया होता तो आपका एक्सप्रेशन फाइनली आंसर हमारा सेम बनेगा। लेफ्ट पे लिया होता तो मास हम ये लेते और इसकी रेडियस ये लेते, तो मास आता m/l, l माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, रेडियस l प्लस x/2, ये रेडियस आती। ठीक है, चलो ये टेंशन आई, बाकी चीजें तो सब कांस्टेंट है, तो FL/AY इंटीग्रेशन, तो ये m ओमेगा स्क्वायर l कॉमन लिया, lx माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx बाय AY इंटीग्रेशन, तो m ओमेगा स्क्वायर बाय AYL, lx का l एक्स स्क्वायर बाय 2, तो l क्यूब बाय 2, एक्स स्क्वायर का l क्यूब बाय 3, l क्यूब बाय 6, ये लिमिट आई, तो 1/2 माइनस 1/6 1/3, तो m ओमेगा स्क्वायर l बाय 3AY, ये हमारा आंसर है। डायमेंशन देखिए, f एक l स्क्वायर होना चाहिए, l स्क्वायर f l अपॉन AY, m ओमेगा स्क्वायर l, f की डायमेंशन l AY। तो इसमें मेन चीज ये थी कि हमें टेंशन सोचनी थी, और टेंशन हमेशा क्या होगी? जब भी हम प्योर सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो टेंशन आएगी m ओमेगा स्क्वायर r सेंटर ऑफ मास, ये नेट फोर्स है सेंट्रीपिटल। और इस पॉइंट पे अब अगर इसी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इस पे t इधर आएगा, लेकिन इसका बनाने का नुकसान यह है कि यहां आपको एक टेंशन T0 माननी पड़ेगी। तो फिर इसका आप बनाते तो T0 माइनस टी इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ये लेंथ अगर आपने x ली तो x/2, और T0 की वैल्यू कितनी है? m ओमेगा स्क्वायर l/2, ये m कौन सा है? mx। T0 इस पॉइंट पे टेंशन कितनी है? तो इस पॉइंट पे टेंशन है पूरी रॉड को घुमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो m ओमेगा स्क्वायर l/2। इस पे कितनी है? तो ये mx लिया, ये लिया, फाइनल आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बस याद दिलाने के लिए था पुराना, कि अगर हम किसी चीज को घुमाते हैं तो रेडियल फोर्स आता है, और रेडियली आउटवर्ड फोर्स एक टेंशन क्रिएट करता है, और उस टेंशन का सीधे फॉर्मूला आता है एफ रेडियल स्केलर समेशन अपॉन 2 पाई, और रेडियल कितना है? m ओमेगा स्क्वायर r बाय 2 पाई। ये थ्रू आउट द रिंग एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी पूरी रिंग में। और याद करिए, इसी को टेंशन से ही तो हम सॉल्व करते थे, यहां से हम डी थीटा मानते थे, यहां पे एक टेंशन T, यहां पे एक टेंशन T, यहां पे dm ओमेगा स्क्वायर r,
और 2t साइन डी थीटा बाय 2 इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, और डी एम कितना है m अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। सेम आंसर बन जाएगा। तो ये टेंशन हमें एक बार मिल गई, तो एक्सटेंशन के लिए यही टेंशन रिस्पॉन्सिबल है, तो एक्सटेंशन एफ एल अपॉन ए वाई, और थ्रू आउट टेंशन कांस्टेंट है। और लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ 2 पाई आर बाय ए वाई, ये इसमें एक्सटेंशन है। और हां, एक्सटेंशन को ही 2 पाई डेल्टा आर लिख सकते हैं, शायद समझ गए होंगे कि इसमें टोटल खिंचाव कितना आया जो पेरीमीटर में चेंज है, तो 2 पाई डेल्टा आर लिख सकते हो। तो डेल्टा आर एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन 2 पाई डेल्टा आर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सादा सा इंटीग्रेशन, इसमें बस इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ये x dx, इसका एरिया तो इसकी रेडियस rx ले सकते हैं, तो एफ एल बाय ए वाई, ये एक्सटेंशन का फॉर्मूला बनाया हमने। टेंशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है f, लेंथ कितनी है dx, एरिया वेरिएबल है तो पाई आर एक्स स्क्वायर, और रेडियस कितनी है a प्लस 2a माइनस ए बाय एल एक्स होल स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से l, ये f अपॉन पाई बाय, इसका इंटीग्रेशन a बाय एल से हम डिवाइड कर दें। अब लिमिट छापें, तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन 2a। ओके, ये a कॉमन आया था, ये मैं भूल गया था। एफ एल अपॉन पाई ए स्क्वायर 2y। अब ठीक है, ये आंसर आ गया। चलो अब छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो रॉड्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये बस स्प्रिंग का रिवीजन है। 2 रॉड को आपने अगर सीरीज में लगा रखा है ये, और 2 रॉड को आपने पैरेलल में लगा रखा है, तो पैरेलल में ये है। एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, यहां पे एक रॉड इस तरह है, एक किसी, तो ये रॉड्स इन सीरीज, रॉड्स इन पैरेलल। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सीधे ऐसे सोच सकते हैं, K1 K2, और इसकी एनालॉजी K1 K2, ये फोर्स है, तो इसमें फोर्स सेम होगा, एक्सटेंशन डिफरेंट होगा, तो जो टेंशन इस पे आएगा वही टेंशन इस पे आएगा, तो इसमें टेंशन सेम, एक्सटेंशन डिफरेंट। तो इसमें एक्सटेंशन कितना आएगा, नेट एक्सटेंशन x1 प्लस x2, और x1 कितना है f बाय k1 प्लस f बाय k2, और x नेट क्या है, f बाय k इक्विवेलेंट। और सही बात है, यही तो होता था। तो इससे हम यंग्स मॉडुलस का इक्विवेलेंट भी हम निकाल सकते हैं कि पूरे में सेम मटेरियल भर के एक्सटेंशन निकाल लो, कंपेयर कर लो, तो ये हम निकालेंगे, फोर्स दोनों में सेम। और K1 K2 कितना है, से इसका A यंग्स मॉडुलस 2y, लेंथ L, इसकी लेंथ L1 A1 Y1, L2 A2 Y2, तो K1 कितना है, A1 Y1 बाय L1, A2 Y2 बाय L2। और अगर भूल जाओ तो या तो प्रोपोर्शनलिटी से सोच लो, या स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन, वो y टाइम्स स्ट्रेन, और कंपेयर कर लो ए वाई बाय एल एक्स। ठीक, यहां पे फोर्स डिफरेंट आएगा लेकिन एक्सटेंशन सेम आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पे F1 आया, इस पे F2 आया, F1 F2, तो F इक्वल टू F1 प्लस F2, और F1 कितना है, K1x, F2 कितना है, K2x। तो एक्सटेंशन तो दोनों का बराबर ही आएगा, और सिंपल सी बात है, एक्सटेंशन दोनों का बराबर है, जिसका K बड़ा होगा उस पर फोर्स बड़ा आएगा। याद करिए, स्प्रिंग में अगर इसका 10K है, इसका K है, फोर्स F लगाया तो ये F 2 हिस्सों में बटेगा, तो इस पे फोर्स आएगा F बाय 11
इस पे आएगा 10F/11 आएगा। मैं तो बहुत आसानी से सीधे ये फील करता हूं। एक स्टील रॉड ले लो, एक रबर की रॉड ले लो, रबर और स्टील, और दोनों पे आप फोर्स F लगा के खींच दो X, तो पूरी की पूरी ताकत स्टील को खींचने में ही लगेगी। रबर को खींचने में कोई खास ताकत नहीं लगने वाली। ठीक है, तो पैरेलल में ये इस तरह काम करते हैं कि द वन विच इज स्ट्रॉन्गर कैरीज मोर फोर्स, कैरीज मोर लोड, तो मैक्सिमम लोड इस पे आ जाएगा क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल यही चीज हम करते हैं कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, बीम या कॉलम बनाते हैं, तो जैसे आप बीम ही समझ लो, बीम पे अगर फोर्स किसी तरह का एक्सटेंशन फोर्स आ रहा है, टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है, तो ये फोर्स, अब ये फोर्स कैसे डेवलप होगा? बहुत आसान है। ये आपकी बीम है, इस पे बहुत सारे लोग खड़े हो गए, तो ये बीम हो गई डिफॉर्म, डिफॉर्म हो गई तो इस पे आ गई टेंशन टी, और ये टेंशन थ्रू आउट पूरे में टी है। लेकिन ये बीम दो मटेरियल से मिलकर बनी है, कंक्रीट और स्टील, तो इसमें स्टील की छड़ें बीच बीच में डली हुई हैं, बीच में कंक्रीट भी है, लेकिन इनमें यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज वेरी 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 मच लार्जर देन दैट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को खींचोगे तो बहुत जल्दी टूट जाएगी, सिंपल सी बात है। कंक्रीट किसके भरोसे है खींचने पे? जो उनके बीच में सीमेंट का बॉन्ड है, कितना ताकतवर होगा, आप खींचोगे टूट जाएगा। लेकिन अगर हमने उसमें स्टील डाल रखी है, तो खींचने के लिए आपको सिर्फ कंक्रीट ही नहीं खींचना है, स्टील भी खींचना है। तो दरअसल हमारी पूरी एनर्जी या पूरी ताकत या पूरा फोर्स स्टील की रॉड पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये बच जाएगा। और क्यों? क्योंकि स्टील का यंग्स मॉड्यूलस काफी ज्यादा है, स्टील का के ज्यादा है, तो पूरा का पूरा जो टेंसाइल लोड होगा वो स्टील पे आएगा। ठीक है, इसीलिए जो स्टील के सरिये की आप ऐड देखोगे उसमें लार्ज टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा होता है, वहां टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात होती है कि खिंचाव में ये अच्छा खासा लोड झेल लेता है, और कंक्रीट खिंचाव में बहुत बुरा है। इसीलिए जितने भी छज्जा बनेगी, जहां पे भी ये बीम, जैसे ऐसी बीम डलेगी, उनमें सरिये डलेंगे ही डलेंगे, अदरवाइज हल्का सा लोड आएगा वो टूट जाएगी पूरी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं structures are more human being than human being, because the one which is capable of carrying more load is carrying more load. समझ गए? कमजोर को बचा लिया, पूरा लोड खुद पे ले लिया। तो कंक्रीट को बचा लिया, पूरा लोड खुद पे ले लिया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि सरिये क्यों डलते हैं। ठीक है, और ये सीरीज पैरेलल तो समझ में आ गया होगा। हाँ, इसका सीधा सीधा यूटिलिटी ऐसे आ सकती है कि जैसे मान लीजिए हमने स्टील का रॉड लिया, इसी में एक स्प्रिंग लगा दी, एक मास लगा दिया, ये एक स्टील की रॉड है, एक स्प्रिंग है, इसका K/L मास M। ठीक है, अब मास M को खींच के छोड़ दिया तो ये ऑक्सीलेट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड कुछ आएगा, और कितना? M/। आखिरकार ये भी तो एक स्प्रिंग ही है, तो K इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? K1 K2/K1 प्लस K2। तो एनर्जी लेने में भी स्प्रिंग जैसा, इवन ऑक्सीलेशन में भी। याद करिए हमने बात की थी ब्रिज ऑक्सीलेट करते हैं, तो ब्रिज में जो स्टील के सरिये हैं वो ये ऑक्सीलेट कर रहे हैं, एक तरीके से रिफॉर्म कर रहे हैं, डिफॉर्म हो रहे हैं, रिफॉर्म हो रहे हैं, तो ये ऑक्सीलेशन यहां भी है। इवन आप स्टील की चम्मच को आप किसी से हिट कर दो, वाइब्रेट करती है, तो ऑक्सीलेट ही तो कर रही है एक तरीके से। दो जगह बांध दिया, बीच में हिट कर दिया, तब भी तो वो डिफॉर्म रिफॉर्म हो रहा है। वो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि हमें दिख नहीं रहा है, दरअसल लेंथ तो उसकी भी बदल रही है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से स्प्रिंग जैसा ही है। तो एक दो क्वेश्चन कर दो। तो ये दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में थिक रॉड है, एक सीरीज में दूसरी रॉड लगी है, फोर्स F लगाया, ये सब डेटा दे रखा है। यू हैव टू फाइंड स्ट्रेस, दोनों में स्ट्रेस कितनी होगी, एक्सटेंशन कितना होगा, एनर्जी स्टोर कितनी होगी। सेकंड में ये एक तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंने बीच में क्रॉस सेक्शन में यंग्स मॉडुलस 2y रखा है और सराउंडिंग कर रखा है y का, a
2a फोर्स F लगाया, नेट एक्सटेंशन y इक्विवेलेंट। यहां स्ट्रेस मैंने नहीं पूछा क्योंकि अंडरस्टूड F बाय ए होगा, F बाय बड़ा एरिया कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो करो दोनों ट्राई। चलो पहले में स्ट्रेस इन ईच रॉड। तो सीरीज में स्ट्रेस सेम नहीं होती, फोर्स सेम होता है। और वजह, अगर आप यहां से कट करोगे तो ये जो भी है एक्सीलरेशन जीरो है, और न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ये टेंशन और फोर्स आपस में कटनी चाहिए। तो टेंशन दोनों जगह सेम है, स्ट्रेस नहीं। तो यहां पे टेंशन T जो कि F है, यहां पे टेंशन T अपॉन A अपॉन 2A। तो लेफ्ट से लिख रहा हूं, तो F अपॉन 2A पहले की स्ट्रेस, F अपॉन A दूसरे की। अब पूछा है सेकंड में एक्सटेंशन। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन, y टाइम्स x बाय l सिग्मा। तो y इज इक्वल टू सिग्मा l बाय x, सॉरी सिग्मा l बाय y। तो f अपॉन या fl अपॉन 2y, लेंथ कितनी थी इसकी l, fl अपॉन a y, इसका fl अपॉन a y बराबर ही है। आप k से भी निकाल सकते थे कि इक्विवेलेंट अगर कांस्टेंट निकालते तो a y बाय l, इसका 2a y बाय l और इसका भी 2a y बाय l बराबर है, तो आंसर ये आएगा। तीसरे हमें एनर्जी निकालनी है, तो इसकी अलग इसकी अलग। तो इसकी एनर्जी हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको लेंथ l से डिवाइड कर दो, f अपॉन 2a y इंटू वॉल्यूम 2al। इसके लिए हाफ इंटू स्ट्रेस f बाय a, स्ट्रेन लेंथ l से डिवाइड कर दो 2ay, वॉल्यूम al। या बेहतर है हाफ के एक्स स्क्वायर 2ay बाय l के, और x कितना है fl अपॉन 2ay होल स्क्वायर, ऐसे इसका हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, इसमें y इक्विवेलेंट पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछा जाता तो पहले देखें नेट एक्सटेंशन आता f अपॉन k1 प्लस, सॉरी f अपॉन k1 k2 बाय k1 प्लस k2, जो कि k बाय 2 होता, a y बाय l, ये नेट एक्सटेंशन आता सॉल्व करने पे। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा होता y इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो जैसे मैंने पहला कहा है कीप ज्योमेट्री सेम, ज्योमेट्री सेम रखिए, यंग्स मॉडुलस आप, तो ज्योमेट्री सेम, बस मटेरियल पूरे में एक भर दो, एरिया अभी भी 2al, अभी भी al। तो इसका एक्सटेंशन x1, इसका एक्सटेंशन x2, x1 fl अपॉन a y, fl अपॉन a y, और आया आंसर कितना है fl अपॉन a y, जो आंसर एग्जैक्ट एक्चुअल आया ये, तो 3/2, तो y इक्विवेलेंट 3y बाय 2, सही है ना, 3/2 बिल्कुल सही, ये आंसर आता, पूछा नहीं था हालांकि। सेकंड में नेट एक्सटेंशन, तो इसके लिए हम वंस अगेन स्प्रिंग मान के कर सकते हैं, दो स्प्रिंग सीरीज में मान लें, तो k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2, k1 कितना है k1 इस वाले का a y बाय l, k2 3 पाई a स्क्वायर बाहर का, यंग्स मॉडुलस y बाय l, तो 3 और 2 5, a y स्क्वायर y बाय l, ये की इक्विवेलेंट है, तो एक्सटेंशन आएगा f बाय k, और y इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो y इक्विवेलेंट के लिए वही ज्योमेट्री रखते हुए y इक्विवेलेंट से भर दीजिए, तो इसका एक्सटेंशन आता fl अपॉन y इक्विवेलेंट, और एरिया आता 4 पाई a स्क्वायर टोटल एरिया, और कंपेयर करते तो y इक्विवेलेंट की वैल्यू 5 y बाय 4, और सही बात है, इन दो के बीच में आंसर आना चाहिए था। तो ये ऑलमोस्ट टॉपिक फिनिश हो गया। एक चीज रह गई है छोटी सी, इनिशियली बतानी चाहिए थी वो मुझे।
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील। ये एडवांस में पूछा जाता है जनरली, सीधे इस फिगर से ही रिलेटेड आता है कि डायग्राम, और डायग्राम किसका बना रहे हैं हम? स्ट्रेन का स्ट्रेस के साथ। हमने एक स्टील का वायर लिया, ऑब्वियसली एरिया ए का, लेंथ एल का, उस पर हमने फोर्स एफ लगाया और उसमें एक्सटेंशन देखा। तो ये दरअसल एक पर्टिकुलर एपरेटस से करते हैं जिसे हम सल्स एपरेटस कहते हैं। ये मैं आपको डिस्कशन में दिखा दूंगा कि एपरेटस होता कैसे, ठीक है, जूम डिस्कशन में दिखा दूंगा। बस फिलहाल आप ये समझिए कि हम इसमें क्या मेजर करते हैं? एफ लेते हैं, लेंथ एल, ये एरिया मतलब रेडियस मेजर करते हैं, तो एक्सटेंशन आता है एफ एल अपॉन ए वाई, ये। और सल्स एपरेटस है, एक्चुअली यंग्स मॉडुलस मेजर करने की जुगाड़ है, तो यंग्स मॉडुलस आएगा एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एक्स। और क्वेश्चन इसमें कौन से पूछे जाते हैं? सीधे ये दिया होगा सेटअप, 2-3 में एरर दी होगी, किसी और में एरर पूछी होगी, तो डेल्टा वाई बाय वाई, डी एफ बाय एफ, डी एल बाय एल, 2 डी आर बाय आर, डी एक्स बाय एक्स, और सम में मॉड, क्योंकि हम एरर की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, ठीक है। तो फोर्स में जनरली क्या होता है कि लोड डी एफ बाय एफ जनरली 0 होता है, लेंथ मेजर करते हैं मीटर स्केल से, तो डीएल में मीटर स्केल की एरर होगी, जैसे एल होता 100 सेंटीमीटर, तो एल कितना बन जाएगा? 100 प्लस माइनस 0.1, क्लियर। रेडियस दी होती मान लो 0.2 प्लस माइनस 0.001 mm, ये रेडियस, तो ये डी आर बाय आर। ऐसे ही एक्सटेंशन दिया होगा, ये सब हम निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है एरर वाला, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये वाला। अगर कभी आएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके फोर्स लगाया, फोर्स निकाला, स्ट्रेस निकाली, स्ट्रेन निकाली, ये सब निकाला, और प्रोपोर्शनलिटी, और हमें पता है कि ये प्रोपोर्शनल ही बनना था, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट थीटा, जो tan थीटा बनता वही यंग्स मॉडुलस है, तो कायदे से ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, बिल्कुल आता भी है कुछ हद तक। लेकिन सिंपल सी बात है, आप किसी स्टील वायर को आप खींचते जाओगे तो हमेशा थोड़ी ना खिंचता जाएगा, कभी ना कभी ऐसा आएगा कि वो स्टील का वायर खिंच के टूट भी जाएगा, तो इसकी एक लिमिट है। दूसरा, ये लीनियर भी हमेशा नहीं रहता, कुछ हद तक लीनियर रहता है, और लीनियर होने के बाद ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। इंटरेस्टिंग है कि इसमें एक डिप आता है इस ग्राफ में, और ये डिप अभी समझ में आ जाएगा, इसे हम नेक फॉर्मेशन कहते हैं। बता रहा हूं, स्टील के वायर को अगर ऐसे खींचते और एकदम से खींच दो ना, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद स्टील का वायर जो कि ऐसा था, ये खिंच के ऐसा हो जाता है, बीच में एक नेक फॉर्मेशन हो जाता है, पतला हो जाता है, वहां टूटने से पहले यह घटना घटती स्टील में। तो स्टील की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, और ये परमानेंट फेल्योर है, ये अगर हो गया तो ये वापस रिस्टोर नहीं होता, तो दरअसल इसकी एक लिमिट भी होती है। तो नाम अभी समझिएगा, ए बी, ये ओ अपने आप कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा। ओ ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। स्ट्रेट लाइन जहां तक है, मतलब मैं मान रहा हूं ए से कर्व होना चालू हुआ। ओ बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, ओ से बी तक इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है कि अगर हम बी तक गए और अनलोड करोगे तो हम वापस इसी पाथ पे आएंगे। ये लोडिंग की फोर्स लगाया, फोर्स हटाया, तो एग्जैक्टली यही पाथ फॉलो करेगा, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग में हम वापस से इसी ग्राफ पे आएंगे, मतलब ये कंप्लीटली रिस्टोर कर लेगा अपनी स्टेट। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट इलास्टिक लिमिट का एक पार्ट है, मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर इस लिमिट को क्रॉस कर गया मतलब वो फेल हो गया है। होता ऐसा है, जो जैसे जो सरिये हैं, एक पर्टिकुलर लोड से ज्यादा अगर आपने लोड दे दिया तो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब वो प्लास्टिक लिमिट है।
तो जैसे बी सी अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो दिस इज प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक रीजन है। मतलब प्लास्टिक मींस जो डिफॉर्म होके रिफॉर्म ना करे अपने आप को, तो ये कंप्लीटली अपना शेप रीगेन नहीं करेगा और एक परमानेंट फेल हो जाएगा या परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं ऐसे कहता हूं कि ओरिजिनल ये था, अगर आप यहां से गए तो वापस ऐसे ही आ जाओगे, यहां तक गए लोड आप हटाओगे वापस यहां, लेकिन आप यहां चले गए तो ये ऐसा है, जो ही फोर्स हटाओगे ये कुछ ग्राफ ऐसे वापस आएगा। ये क्या है? परमानेंट स्ट्रेन। देखो ये कोऑर्डिनेट स्ट्रेन था, तो अगर लोड करके अनलोड करोगे तो एक परमानेंट स्ट्रेन बच जाएगी, इसीलिए हम इस रीजन को प्लास्टिक रीजन कहते हैं। ठीक है, एक खिंचाव बच जाएगा जो कि पक्का उसमें बचा रहेगा। ठीक है, और मटेरियल की प्रॉपर्टी कंप्लीटली रिफॉर्म करने की लूज हो जाएगी। मतलब जैसे बीम पे अगर उस लोड से ज्यादा लोड आ गया तो बीम परमानेंट टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, ये आपने देखा होगा स्टील का वायर, मेरे पास है जुगाड़, यहां है नहीं मेरा, ये नहीं करेगा काम, ये तो वैसे ही फ्लेक्सिबल है। लेकिन देखिए इसको मैं डिफॉर्म कर रहा हूं, ये वापस रिफॉर्म हो जा रहा है। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही डिफॉर्म कर दूंगा ना, ऐसे वापस रिफॉर्म नहीं हुआ, कुछ बच गया। ऐसी स्टील को आप कुछ स्टील के वायर को थोड़ा सा मोड़ दो, कंप्लीटली रिगेन कर लेता है, ज्यादा मोड़ दो तो बचा रह जाता है। तो यही हमारा प्लास्टिक रीजन है। ठीक है, मतलब वापस ये अपने कर्व पे फॉलो नहीं कर रहा है। नेक फॉर्मेशन एक स्पेशल चीज है। नेक फॉर्मेशन में देखिए ग्राफ रफली हॉरिजॉन्टल है, मतलब स्ट्रेस नहीं बढ़ रही है, स्ट्रेन बढ़ गई। हमने एक्स्ट्रा लोड नहीं लगाया फिर भी एकदम से खिंच गया, मतलब एक फोर्स ऐसा आएगा कि उस फोर्स से हल्का सा बढ़ाओगे और अच्छा खासा डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये सी पॉइंट हमारा क्या है? सिंपल सी बात है, ये रप्चर पॉइंट। रप्चर पॉइंट मतलब निपट गया अब इसमें। ठीक है, तो ये हमारा रप्चर पॉइंट है, मतलब इस पे ये फेल हो गया और यही डिसाइड करेगा मैक्सिमम स्ट्रेस। और इस सिग्मा मैक्स को जो मैंने अभी नाम लिया था टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यही स्ट्रेंथ है, तो इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, या बेहतर है नाम अच्छा दे दूं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ फोर्स से मेजर नहीं हो रही है, सिग्मा से मेजर हो रही है। और सिंपल सी बात है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर आपको दो मटेरियल को कंपेयर करना है तो आपको ज्योमेट्री सेम रखनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि स्टील का बिल्कुल नन्हा सा वायर ले लिया और रबर का इतना मोटा वायर ले लिया, और अब आप दोनों पे फोर्स लगाए, स्टील वाला टूट गया तो आप कहो नहीं स्टील तो कमजोर है। दोनों को एक सा मौका दो ना, दोनों का एरिया सेम लो, फिर देखो कौन पहले टूटता है, वो ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेंथ फोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया पे कितना आ रहा है उस पर। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट्स व्हाई वी आर डिफाइनिंग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बाय फोर्स पर यूनिट एरिया रादर देन द फोर्स। ठीक है, अब इसमें मैं ये प्लास्टिक रीजन को ही डक्टिलिटी जोन ये कह सकता हूं। डक्टाइल क्या है? किसी चीज को कितना खींच पा रहे हो। ऑब्वियसली डक्टिलिटी का मीनिंग है कि खींच के छोड़ा तो खिंचा रह गया, अदरवाइज डक्टिलिटी का क्या मतलब है कि हमने खींचा, जब तक खींच रहे हैं वापस किया वापस आ गया। तो डक्टिलिटी एक प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। तो ये पोर्शन जिसका जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा डक्टाइल होगा, ये हाइट जितनी बड़ी होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये स्लोप जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। तो इस ग्राफ में तीन चीजें मिलेंगी। स्लोप मींस इलास्टिसिटी, ये हाइट ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ, ज्यादा लोड झेल पाएगा टूटने से पहले। ये लेंथ ज्यादा मतलब उसको डिफॉर्म करने की रेंज ज्यादा है, क्योंकि ये लेंथ ये स्ट्रेन है, और स्ट्रेन ज्यादा मतलब ज्यादा खिंचाव हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आप अंदाज लग जाएगा क्वेश्चन किस तरह के आते हैं।
ठीक है, फिगर वैसे रटने की जरूरत नहीं है, बस यहां आपको रीजन समझ में आना चाहिए कि ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, थीटा इलास्टिसिटी है, ये है, और एरिया अंडर द कर्व इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा बता सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि ये एरिया अगर आप निकालते तो ये एरिया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ही तो लिखा है। स्ट्रेन स्ट्रेस ट्रायंगल है हाफ, तो एरिया क्या आएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन में यह होता कि हम यहां से यहां गए तो ये एरिया क्या बता रहा है? इस स्टेट से स्टेट जाने में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी खर्च हुई। अगर ऐसे जा रहे हो तो आपको देनी पड़ेगी, ऐसे आ रहे होगे तो उतनी एनर्जी रिलीज होगी। पक्का समझ गए? इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी कि अगर आप इस जोन में गए और वापस आ गए तो नेट एनर्जी जितनी थी उतनी वापस मिल गई। लेकिन अगर आप इस जोन तक क्रॉस कर गए तो होगा क्या? ये ऐसे गया और वापस आया ऐसे, तो नेट एरिया इनके बीच का आ जाएगा। और कौन सा ये नेट एरिया क्या है? दी ज्यादा ली कम, ठीक है। और प्रैक्टिकली क्या होता है कि एग्जैक्टली उस वाले पाथ पे आता भी नहीं है। जैसे रबर का ये ग्राफ ऐसा होता है, रबर का वापस तो आता है लेकिन ये यहां कहीं, तो ये ग्राफ आपको याद नहीं करने, बस ये समझिए ये मैं क्या समझा रहा हूं। आप किसी स्टील के वायर को लीजिए, मोड़िए सीधा करिए, मोड़िए सीधा करिए, मोड़िए सीधा करिए, फिर उसको टच करिए बीच में, क्या होता है? काफी गर्म लगता है, अच्छा खासा गर्म हो जाता है। और गर्म क्यों हो रहा है? लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, और ये बार बार इस एरिया के बराबर एनर्जी निकलती जा रही है, ठीक है। सेम मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में एक हिस्टेरेसिस लॉस था, वैसे ये भी हिस्टेरेसिस है। लोडिंग अनलोडिंग कर्व को भी हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं, लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व एनर्जी पर साइकिल होगी, और अगर लोडिंग और अनलोडिंग, ये लोडिंग है ये अनलोडिंग है, अनलोडिंग है, तो इसका जो एरिया आएगा वो एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल पर वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये एडवांस वालों का बड़ा फेवरेट टॉपिक में से एक है, ये वाला पार्ट, मतलब पूरे इलास्टिसिटी, क्योंकि काफी सिंपल है। और ये क्यों? क्योंकि इसके यूज काफी ज्यादा हैं, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है, और बहुत सारे प्रोफेसर जो पेपर बनाते हैं वो सिविल या मैकेनिकल वाले होते हैं, और उनको चूंकि इसकी जरूरत बहुत पड़ती है तो छोटा सा टॉपिक होने के बावजूद पूछा ज्यादा जाता है, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल तो रटने वाली चीज कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसको आप छाप लीजिए। तो छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं बस मैं, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ए बी। तो क्वेश्चन है विच इज मोर इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल। बताओ आंसर, सिर्फ आंसर बताना है। विच इज मोर इलास्टिक, ए और बी में स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी, ये वजह है। स्ट्रॉन्ग बी, क्योंकि ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम हाइट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, इसकी यहां कहीं आएगी, ठीक है। तो सिग्मा ब्रेकिंग ऑफ ए बी इज मोर देन सिग्मा ब्रेकिंग ऑफ ए। थर्ड वन विच इज मोर डक्टाइल, इसका पार्ट ये कुछ है, इसका पार्ट ये कुछ है, ए। और अगर पूछा होता इफ बोथ आर ये up to, both are stretched up to point P, which would get more elastic energy।
दोनों को हमने स्ट्रेन बी तक किया, मोर इलास्टिक एनर्जी पर वॉल्यूम, तो क्या आंसर आएगा इसका? ए, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ही हमारा आंसर है, तो आंसर आएगा ए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां ग्राफ गिवन होगा और ग्राफ से आपको इन्फ्रेंसेस निकालने होंगे। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी वाला पार्ट आपका खत्म हुआ। हाँ, अब मैं कुछ जेई मेन के 4-5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं शीट में से, जो आपको पीडीएफ मैंने शेयर की है। ठीक है, उन क्वेश्चन को कर लो सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपको पता चल जाए कि मेंस में क्या ज्यादा पूछा जा रहा है। चलो शीट के कुछ क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 25, दो और देता हूं, 31, 31, एक और कहाँ गए? यंग्स मॉडुलस 2-3 जगह लिखा दिखा था। 43। चलो हाँ, 21 में कॉपर, स्टील और कॉपर शायद आइडेंटिकल है। On 3, all the forces have same cross section. The middle wire of steel, Young's modulus to be double that of steel. तो इसका 2y, इसका y, इसका y, सभी कुछ सेम है, तो इसका k, इसका 2k, इसका वापस से k। क्या पूछा है? 100, तो 1000 न्यूटन का हमने वेट लगाया, तो इस पे फोर्स आएगा kx, इस पे 2f, इस पे फोर्स है, तो kx 2kx, f की वैल्यू होगी 250। पूछा क्या है? तो टेंशन आएगी 250 और स्टील में आएगी 400, 500। तो कौन सा आंसर हो गया? आगरा। 21 था, 22, 22, 2 blocks of masses, समझ गए क्या करना है?